जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको सारा जो PDF इसका डाल दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये हम लोग का जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, तो इसमें टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज हम लोग इसको 18 कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हम लोग का 2 जो प्रैक्टिस सेट बच जाएगा, ठीक। तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आपका 18 है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न ये हिंदी से शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ से प्रश्न है कि लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कारक का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आपका अपदान कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक। देखिए जब लोटा छत से गिरेगा तो ये क्या होता है कि आपको इसमें अलगाव का बोध होता है। छत और जो है लोटा से अलगाव होगा, तो अलगाव के लिए जो है अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आक्रामक क्रिया के 3 भेद होते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आम के आम और ठुलियों के दाम लोक्ति का यहाँ पर सही अर्थ बताना। देखिए यहाँ पर ये जो लोक्ति है, आम का आम और ठुलियों के दाम, इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होता है कि दोहरा फायदा होता है। क्या होता है? दोहरा फायदा, ठीक। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आपका जो चैट बॉक्स है वो खुला हुआ है। प्रश्न है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है केवल कल्पनाएं करते रहना। क्या होगा? केवल कल्पनाएं करते रहना, यानी कि अक्ल के घोड़ा दौड़ाना, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। देखिए यहाँ पर सही विराम चिन्ह यहाँ पर है कि राम के बाद यहाँ से आपको एक्सक्लेमेटरी का जो है तुम अब सो जाओ, फिर यहाँ पर वाह कॉमा लगेगा, आप खूब है, और श्याम तुम आ गए व्हाट है, फिर यहाँ पर अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। इसमें कौन सा सही है। तो इसमें वाकई देखने की कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है आपका इसमें करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा, ये राइट है। और चलिए दूसरे यहाँ से 6ठा नंबर प्रश्न है कि किस क्रमांक में कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए यहाँ पर कृति का जो शब्द का युग्म है वो सही है। कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है कि रचना करने वाला। यहाँ पर कृति और कृति ये दोनों जो शब्द होता है, एक मतलब रचना और एक होता है करने वाला, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला 7वें नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर तदती प्रत्यय वे होते हैं, कौन होते हैं। तो ये जो तदती प्रत्यय होते हैं, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, उसको तदिती प्रत्यय कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं होता है? तो चांदनी का पर्यायवाची यहाँ पर शुभ्रा है। देखिए यहाँ पर शुभ्रा जो है ये चांदनी का प्रत्यय नहीं होता है। बाकी जो ज्योत्सना है, कौमुदी है और चंद्रिका है, ये सभी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये शुभ्रा नहीं है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न अंग्रेजी का है, तो मैं अंग्रेजी के प्रश्न को छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ से आपका 16 नंबर से आपका सामाजिक अध्ययन का प्रश्न शुरू हुआ। कह रहा है कि सांसद के 2 सत्रों के मध्य जो है समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कितने का जो है समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो आपका समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ये 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपका जो है बी करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 17 नंबर है। देख लीजिए यहाँ पर आपको सही सुमिलित करना है। कह रहे हैं कि जोड़ों को सही सुमिलित करना है, ठीक। यहाँ से एक तरफ जो दिया गया है कि जोड़ों को सही सुमिलित करना है। यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड जो हो जाएगा, ये उत्तराखंड जो हो जाएगा आपका, ये मसूरी से हो जाएगा, ठीक। उत्तराखंड कहाँ से हो जाएगा? ये मसूरी से हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ से असम है, तो असम जो हो जाएगा ये आपको हैफलॉन्ग से हो जाएगा। और त्रिपुरा जो है ये त्रिपुरा यहाँ पर कालिम्पोंग से हो जाएगा। और बांग्लादेश जो है ये चिटगांव से हो जाएगा, चिटगांव से। ऑप्शन आपका इसमें जो कुट भाषा में बोला जाए तो आपका ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट है, ठीक। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के बी के प्रत्येक के, यहाँ पर बी के एक के प्रत्येक राज्य में एक पंचायत के गठन का प्रावधान करता है, और इस अनुच्छेद में पंचायत का स्तर जो संदर्भित किया गया है, क्या संदर्भित किया गया है, तो इसमें जो पंचायत का स्तर संदर्भित किया गया है वह गाँव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर। ठीक है, आपको याद रखना है गाँव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर को जो है इसमें क्या किया गया है कि संदर्भित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। देखिए यहाँ पर है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका अरस्तु का है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। और 20 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे। देखिए यहाँ पर अली अकबर जो बजाते थे, क्या बजाते थे, तो वह सारोद बजाते थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग का कि किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। देखिए यहाँ पर चालुक्य साम्राज्य की जो यात्रा किया था वह पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जो है वेनसोंग जो है यात्रा किया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो उनको जो प्राप्त है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है उनको राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि है वह अज्ञात है, यानी कि अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि उसकी भाषा कौन थी और लिपि कौन थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी। तो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था अनुक्त मर्यादा। अनुक्त जो मर्यादा है यह कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। और 25 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो स्वरूप है वो कौन कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर होगा असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहाँ पर बहिष्कार। ये 3 जो है उसका मुख्य स्वरूप था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 26 नंबर है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत आपको उनको जो है शक्ति प्रदान है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, तो उनको प्राप्त है 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 27 नंबर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की यहाँ पर चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित। यहाँ पर देखिए लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है किसकी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव की जो कृति है ये लॉर्ड्स की मैदान में प्रदर्शित है। ऑप्शन आप लोग 4 कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। यहाँ पर किस नदी में है, ये जो ग्रैंड कैनियन है ये किस नदी में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोलोराडो नदी में। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। यह कहाँ पर है, तो कोलोराडो नदी में है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको अमेरिका में है। ठीक, कहाँ पर, अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वह अकबर था। आपको याद रखना है कौन था, अकबर। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी घटनाएं नहीं घटी थी। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटा था, तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन उस समय नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ठीक, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डॉफरिन थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया गया था वो मॉन्टेग्यू के द्वारा निभाया गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निर्क्षलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। यहाँ पर कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निर्क्षलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है लेटेराइट। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा।
और अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें देखिए मिट्टी का जो प्रयोग है नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर बिना मिट्टी की खेती करने के तरीकों को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जब जल में ही आपको सारे पोषक तत्व तो मिला दिए जाते हैं, ठीक, तो उसी के माध्यम से जो है खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रश्न है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है। तो देखिए संकटग्रस्त प्रजातियों को जो है लाल डेटा बुक नामक जो है इसमें करके दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि सारा जो भी विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि आपका पक्षी होता है, जीव जंतु होते हैं, तो उन सभी का जो फोटो और ब्यौरा करके उसमें एकत्रित किया गया है, उसी को आपको रेड डाटा बुक कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। देखिए यहाँ पर भारत में करेंसी नोटों का जो मुद्रण और जो है आपूर्ति कौन करता है, तो इसका आपूर्ति जो है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है, ठीक। सिक्योरिटी प्रेस नासिक कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 36 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया। देखिए इसमें से गलत ढंग से मिलाया गया, पहले एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ मुख्यालय है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में, ये सही है, और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ ये बर्न में, ये भी सही है, और खाद्य तथा कृषि संगठन ये रोम में, ये भी सही है, और चौथा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन ये लंदन में, ये गलत है, ये लंदन में नहीं बल्कि यह कनाडा में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर फली एस नरीमन है, ठीक। फली एस नरीमन, आप लोग ऑप्शन जो डी वाले की 4 है जो करेक्ट कर लीजिएगा। ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला था, तो सर विंस्टन चर्चिल को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। कौन सा वह केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका पुदुचेरी है, जिसका कोई भी जिला जो है सीमा से नहीं मिला है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि कौबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वह कहाँ पर है। तो यह कहाँ पर है पूछा गया है, तो ये आपको मणिपुर में, ठीक। देखिए कैबुल राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है, और यह जो है लोकटक झील का एक हिस्सा है। आपको याद रखना क्या है, यह लोकटक झील का एक हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि के.आर. कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं, क्या बजाते हैं, तो वह जो है वीणा बजाते हैं, ठीक। चलिए अगला है कि व्यक्तिगत टैंक प्रतिस्पर्धाओं में वहाँ पर ओलंपिक फाइनल में पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो थी आपको पी.टी. उषा थी, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 43 नंबर है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का आपको नाम बताना है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है कीर्ति मंदिर। क्या नाम है, उसका नाम जो है कीर्ति मंदिर है, जो कि पोरबंदर गुजरात में स्थित जो है, और यह जो है आपका मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी की याद में बनाया गया है। उनके घर के बगल में ही यह जो है बनाया गया है। कब बनाया गया था, तो यह 1950 में बनाया गया था। आपको याद रखना है, यह 1950 में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे। यहाँ पर पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे, तो वह थे सिक्के नायडू। कौन थे, सिक्के नायडू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण, देखिए यहाँ पर मूल्य नियंत्रण लागू किया। तो सबसे पहले जो मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मूल्य नियंत्रण लागू किया और उसने 50% भूमि लगान के रूप में वसूल किया। उसने गृह कर का यहाँ उसने जो है गृह कर पर भी और जो है चराने के यानी चराई कर भी होता है, जो उस पर भी आप पशुओं के चारा वाला होता है, चराई कर कहते हैं, तो उस पर भी वो कर लगाने का काम किया था, ठीक। कौन, अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न है कि भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। ठीक, यहाँ पर शेरशाह और खान भी दिया गया है, सूरी या फिर खान एक ही है, तो आपका राइट आंसर शेरशाह के द्वारा सूरी राजवंश का संस्थापना किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का एक ग्रांट संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक ग्रांट जो संबंधित है, क्या संबंधित है? तो यह संबंधित आपको शाह आलम द्वितीय से। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा, ये शाह आलम द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? देखिए यहाँ पर दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है कौन सी है? तो आपका जो है सिलवासा है। ठीक, सिलवासा जो है दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। और यहाँ पर जो करावती है, तो ये करावती कहाँ की है? ये करावती जो है आपका ये लक्षद्वीप का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने का कारण होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पर्वतीय हवा। क्या कहलाता है? तो सॉरी, यहाँ पर वह एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने का कारण होता है वह कहलाता है पर्वतीय। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है किससे? तो इन सभी का जो संबंध है आपको त्रिदेशीय संग्राम से, किससे? त्रिदेशीय संग्राम से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले प्रकाशित और यहाँ पर पहले प्रकाशित, पहले एवं इसी तरह से या उसके बाद, तो यहाँ पर कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन हुआ था और उसके बाद यहाँ पर कौन हुआ था। तो चलिए हम लोग इसको सजा लेते हैं। यहाँ से देखिए पहले हम लोग का देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है कि रिचर्ड एटनबरो का जो है पुस्तक इन सर्च ऑफ गांधी, दूसरा है लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और EH यहाँ पर ऑक्सिन जो कि है गांधीज ट्रूथ है। और यहाँ से देख लेते हैं और ऑप्शन में शायद दिया होगा, 4 दिया है। देखिए यहाँ पर चौथा है कि जे ईटन जो है ये गांधी फाइटर विदाउट अ स्वाड। तो सबसे पहले कौन होगा और सबसे पहले यहाँ पर सबसे बाद में कौन होगा? तो इसमें देखिए सबसे पहले जो होगा यह गांधी फाइटर विदाउट द स्वाड होगा। यह कब प्रकाशित किया गया था? तो यह जो है 1950 में, आपको 1950 में जो इसको प्रकाशित किया गया था, आपको याद रखना है, ये 1950 में प्रकाशित किया गया था। फिर उसके बाद आपको दूसरे स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर यहाँ से देख लीजिएगा, दूसरे स्थान पर आपका आता है लुइस फिशर का पुस्तक जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यह प्रकाशित किया था कब? यह भी 1950 में ही किया गया था। और तीसरे स्थान पर जो आपका आएगा वह आपका गांधीज टूर्स आएगा। कौन सा आएगा? गांधी टूर्स, जिसके जो यह कब किया गया था? तो यह 1969 में किया गया था। ठीक, और इसके बाद आपको इन सर्च ऑफ गांधी का जो है प्रकाशन 1982 में किया गया था। ठीक, तो इसमें क्या है कि कुट भाषा में आपको देखना है, तो कुट भाषा में ऑप्शन आप लोग इसमें ए कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? देखिए इसमें पूछा गया प्रश्न कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने पूर्ण किया, यानी कि कंप्लीट किया? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा जो है यह कंप्लीट किया गया था। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। देखिए कुतुब मीनार बनाने का जो कार्य है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इसके पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और ऐबक की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुमताज़ महल किस प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह की पत्नी थी? तो मुग़ल बादशाह की पत्नी वह जो शाहजहाँ की पत्नी थी जिसके नाम पर जो है ताजमहल का निर्माण कराया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। यहाँ पर देखिए प्राचीन के जो अवशेष होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पर पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा, उसको पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। और 55 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम है यह 1857 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो देखिए यहाँ पर द्वितीय की बात करें तो उर्दू है, और फर्स्ट में हम लोग का हिंदी है। ठीक, पहले में हिंदी और दूसरे में उर्दू है। उर्दू को कब यहाँ पर जो है द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 1984 में दिया गया था। आपको याद रखना है उर्दू को जो है
1984 में बिहार को द्वितीय भाषा का जो है मान्यता या दर्जा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है। देखिए यहाँ पर बेड़िया नामक जो जनजाति है बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा कहाँ पर, यह मुंगेर में पाई जाती है। ऑप्शन आपका ए जो है बेड़िया मुंगेर में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो स्वतंत्रता से पहले जो है श्रम आंदोलन का शुरुआत यह आपको जमालपुर से हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है कहाँ से, जमालपुर से हुआ था। कब, तो 1919 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 60 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार सरकार के यहाँ पर राज्य भाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भिखारी ठाकुर जो पुरस्कार है यह आपको दिया जाता है रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है यह भिखारी ठाकुर जो सम्मान पुरस्कार है यह रंगमंच और लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 61 नंबर से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ से आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी की सतह पर लाए। तो उसका आपको इंजन की शक्ति ज्ञात करना है, कितना होगा, तो उस इंजन का शक्ति होगा 50 किलोवाट। कितना, 50 किलोवाट। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 62 नंबर प्रश्न है कि एक धन आवेशित कण अल्फा जिसे पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया गया है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में जो है प्रक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा उत्तर की होगा, उत्तर की ओर होगा। कैसे, उत्तर की ओर होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देख लिया, यहाँ से आपको पहले ग्राफ भी आपको दिया गया है। तो ये किस तरफ होगा, ये उत्तर तरफ की और नॉर्थ है नहीं कि उत्तर की तरफ। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि प्रकाश विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाता है और आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 और जो है 30 डिग्री है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष संगन माध्यम का जो अपवर्तनांक कितना होगा, तो विरल माध्यम के जो सापेक्ष संगन माध्यम का जो वर्तनांक होगा वह वर्तनांक आपको 1.414 होगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी बिंदु पर 1 किलोग्राम की एक वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। उस बिंदु पर 3 किलोग्राम की वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा कितना, तो उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में समंग है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक में समंग कौन सा है, बर्फ है, लकड़ी है, मिट्टी है और हवा है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो बर्फ है और ये हवा है, दोनों ये प्राकृतिक में समंग होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यूरेनियम 238 के 10 के पावर यहाँ पर 21 परमाणुओं का जो है मिलीग्राम में वजन होगा, कितना होगा, तो इसका मिलीग्राम में वजन जो होगा 395 मिलीग्राम होगा। कितना होगा, 395 मिलीग्राम होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है यहाँ से 67 नंबर प्रश्न है कि ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या। देखिए यहाँ पर ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या कितना होगा, तो इसमें न्यूक्लियन की संख्या, न्यूट्रॉन इसमें 2 होंगे और प्रोटॉन की संख्या 1 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल में जो उपस्थित क्रियात्मक समूह है वह समूह आपका ये ऑप्शन बी वाला है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ये जो सी से ओ से ओ डबल बॉन्ड से और OH जो है एक बंद से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस, देखिए यहाँ पर पोलियोमाइलिटिस जो कि साधारणतः पोलियो होता है, यह होता है किसके कारण से, तो यह होता है आपको एंटोवायरस के कारण से। ठीक, एंटोरो वायरस के कारण से। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। एंटोरो वायरस के कारण जो होता है ये पोलियो होता है। ठीक है, यहाँ पर साधारणतः पोलियो का ही नाम है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि टायलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है। देखिए यहाँ पर किस ग्रंथि में बनता है, तो टायलिन जो होता है ये लार ग्रंथि में बनता है। ठीक, ऑप्शन जो 3 है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि जब बर्फ़ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें आपस में जुड़ने में मदद करता है। तो उन दोनों को आपस में जुड़ने में जो आपको हाइड्रोजन आबंध जो है उन दोनों को जोड़ने में मदद करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रिज्म से गुजरने यानी कि निकलने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन हो, यहाँ पर सबसे अधिक जो है विचलन दर्शाता है। तो प्रिज्म से निकलने के बाद जो अधिक विचलन दर्शाता है आपको बैगनी जो है दर्शाता है, और लाल जो होता है वो कम दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डॉट बढ़ जाती है क्या, तो तब इसकी जो त्वरण होता है उस समय बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। देखिए यहाँ पर जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, क्या बदलते हैं, तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डॉट में पानी को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर हम लोग है कि जब पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह जो सामान है वह सामान क्या, वह द्रव्यमान में, यहाँ पर देखिए वह सामान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसके कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवधिक गति कहते हैं। ठीक, आवधिक गति ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो जो तेल है ऊपर उठता है कोशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि गैर स्थिरांक आर का मान अर्ग यानी कि डिग्री इन्वर्स मोल इन्वर्स में क्या होगा, तो डिग्री इन्वर्स और मोल इन्वर्स में जो होगा वह है आपका 8.314 गुना 10⁻7 होगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट होगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीव के लिए बॉडी के कुल भार या रसायन के ऊतक सांद्रण का जो है 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं, तो उस अपेक्षित समय को आवर्धीय अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आघार्य, यहाँ पर देखिए आघार्य अवधि कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 80 नंबर है कि कार्बन के 6.023 गुणा 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है, तो इसका जो भार होता है 12 ग्राम होता है। कितना, 12 ग्राम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। देखिए इसमें से कौन सा जो कथन पूछा गया है कि गलत है। पहला जो प्रश्न है कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, प्रकाश जो है ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह निर्वात में से गुजर सकता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, तीसरा जो हम लोग का कह रहा है कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, ये गलत है, यह गुजर सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें तीसरा कथन स्टेटमेंट जो गलत है कि वह जो है निर्वात से नहीं गुजर सकता है, ये गलत है, और बाकी जो कथन 1-2 था वह सही था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव आँख की पुतली जिससे एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, कौन सा है वह, तो वह है आपका एट्रोपिन है। क्या है, एट्रोपिन। ऑप्शन आप लोग सी कह लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने में जो गैस प्रयुक्त की जाती है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। ठीक, यहाँ पर किस एंगल से मारा जाना चाहिए, तो उसको मारा जाना चाहिए आपको 45 डिग्री के एंगल से। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम अच्छा जो विद्युत चालक हम लोग बात करें तो चांदी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है। देखिए यहाँ पर पेट दर्द का जो कारक होता है वह आपका अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वाहनों के अग्र दीपों जिसको हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हेडलाइट में पूछा गया है तो वह है आपका अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि आयोडीनीकृत नमक है। यहाँ पर देखिए आयोडीनीकृत नमक क्या है, तो यह जो नमक होता है आपको पोटेशियम आयोडाइड और साधारणतः नमक के सम्मिश्रण से बनता है। ठीक, यहाँ से क्या है और दिए गए हैं, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और साधारणतः नमक के सम्मिश्रण से बना यौगिक होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है। यहाँ से आपका जो जीके जीएस का समाप्त होता है और 91 से लेकर जो 100 तक प्रश्न है ये आपका मैथ का प्रश्न है। ठीक, है कि जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उस युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो युग्म जो प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कम प्रतिरोध से सदैव कम होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि कम प्रतिरोध से सदैव ही यानी कि हमेशा ही कम होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 91 नंबर से ये मैथ का प्रश्न शुरू हुआ। तो यह मैथ आपको जो प्रश्न दिख रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा वीडियो को रुका कर या फिर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ से आपका राइट आंसर जो 400 हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपका 92 नंबर है, तो 92 नंबर का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 15 वर्ष कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 93 नंबर है, तो 93 का राइट आंसर आप लोग 70,000 कर लीजिए। कितना, 70,000, इसको आपको क्या करना है कि गुना कर देना है। ठीक, चलिए 94 नंबर देख लीजिए, 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपको 12 होगा, सॉरी 12 नहीं ये 2 होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 95 नंबर है, तो 95 का राइट आंसर 100 रुपया होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 96 नंबर है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 50 वर्ष हो जाएगा। पति की वर्तमान आयु पूछा गया है। और यहाँ से 97 नंबर है, तो 97 का राइट आंसर देख लीजिए। पहले आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर 35 गुना 35 बराबर 1225, तो 3.5 गुना 3.5 कितना होगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर देख लीजिए। 97 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 97 नंबर का राइट आंसर 12.25 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर आपको 100% हो जाएगा। और फिर 99 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 99 नंबर का राइट आंसर आपको 10% हानि होगा। ठीक, चलिए 100 नंबर प्रश्न ये आपको अंतिम प्रश्न है कि हल करना है 2650 का 64% प्लस 320 का 40% कितना होगा, तो ये आपको 1824 होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ से 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और ये प्रैक्टिस जो सेट हम लोग का था सेट 18 था और जो सेट 19 से आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। और आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिए कि आप इसमें कितना सही प्रश्न कर पाए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे खासे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम में आपका एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को टेकअप कर दीजिएगा ताकि आपका अच्छा खासा स्कोर बन पाए। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।